हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के पार्ट 2 की, और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 19 में आ चुके हैं, जिसको हमने 2 पार्ट पहले स्टार्ट किया है, जो कि वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या फिर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में बात करता है। इसके हम लोगों ने जो पहले के 2 पार्ट हैं उसमें ये देखा कि इस तरह का क्लाइमेट कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और फिर क्लाइमेट के बारे में बात करी कि रेनफॉल कितना है, टेम्परेचर कितना रहता है, बारिश किस सीज़न में होती है, किस वजह से होती है और कब नहीं होती है। और पिछले पार्ट में स्पेसिफिकली हमने कुछ लोकल विंड्स के बारे में, जैसे सिरोको है, मिस्ट्रल है, इस तरह की कुछ लोकल विंड्स और भी बहुत सारे तरीके की लोकल विंड्स थी जिनके बारे में पिछले पार्ट में बात की थी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन को लेकर कि इस एरिया में या इस तरीके के रीजन में जहाँ पर ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को और देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन में क्या लिखा है कि इन अ लैंड वेयर हाफ ऑफ द एयर इज ड्राई वन कैन नॉट एक्सपेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन टू बी लग्जूरियंट। यानी कि किसी भी ऐसी जमीन पर जहाँ पर साल का आधा मतलब आधा साल जो है वो ड्राई रहता है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियंट हो, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया वेजिटेशन होगी, बड़े बड़े पेड़ होंगे, है ना, हरे भरे खेत होंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साल का आधा समय तो ड्राई रहता है, सूखा रहता है। ट्रीज विद स्मॉल ब्रॉड लीव्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड नेवर वेरी टॉल। जो ट्रीज हैं उनके पत्ते कैसे हैं, स्मॉल है, स्मॉल और ब्रॉड लीव्स है, वो वाइडली स्पेस्ड है। वाइडली स्पेस्ड मतलब ट्रीज जो है वो एक साथ आपको बहुत सारे पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। वाइडली स्पेस्ड मतलब दूर दराज आपको कुछ कुछ पेड़ दिखेंगे, और वो पेड़ नेवर वेरी टॉल, यानी कि कभी भी वो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं। दो देयर आर मैनी ब्रांचेस दे आर शॉर्ट एंड कैरी फ्यू लीव्स। हालांकि उनमें जो ब्रांचेस हैं यानी कि जो शाखाएं हैं पेड़ों में वो बहुत सारी होंगी, लेकिन जो ट्रीज हैं वो कैसे हैं, शॉर्ट ट्रीज हैं, और उनमें जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी कम है। इसके बाद द एब्सेंस ऑफ शेड इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मेडिटेरेनियन लैंड्स। एब्सेंस ऑफ शेड मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो स्काई है वो ज़्यादातर कैसा रहता है, क्लियर और क्लाउडलेस, यानी कि साफ रहता है, उस पर बादल भी नहीं है, और बादल नहीं होंगे तो फिर शेड कहाँ से आएगा, है ना, शेड तो है ही नहीं। तो ये मेडिटेरेनियन लैंड का एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है। ग्रोथ इज स्लो इन द कूलर एंड वेटर रीजन इवन दो मोर रेन कम्स इन विंटर। अब ग्रोथ जो है वो कूलर और वेटर सीजन में, क्योंकि जब विंटर का सीजन है तो उस समय क्या है, थोड़ा सा सर्दी होगी और वेट भी होगा, क्योंकि उस समय ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उस समय में भी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ उस समय भी स्लो है। ग्रोथ इज दस ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑटम एंड स्प्रिंग व्हेन द टेम्परेचर इज हायर एंड मॉइस्चर इज जस्ट सफिशिएंट। तो ग्रोथ किस सीजन में होगी, गर्मियों में इसलिए नहीं होनी है कि उस समय ड्राइनेस है, सूखा है। सर्दियों में इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ठंडा है और वेट है, तो उस समय भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बीच के आप कह सकते हैं जो ट्रांजिशनल सीजन्स होते हैं, जैसे कि ऑटम है, स्प्रिंग है, उस समय हो रहा है। उस समय क्या है कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि वार्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म है और मॉइस्चर भी जस्ट सफिशियंट है, तो उस समय पर यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। द लॉन्ग समर ड्रॉट चेक्स द ग्रोथ, मतलब जिस समय जो समर है यानी कि जिसमें गर्मियों का सीजन है, उस समय क्या होगा कि जो ड्रॉट है, जो सूखा पड़ रहा है, वो काफ़ी लंबा है, क्योंकि लगभग 6 महीने तक यहाँ पर सूखा ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या है कि इनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। अब वन फैक्ट इज क्लियर, प्लांट्स वेदर ट्रीज और श्रब्स एवरग्रीन और डेसिडुअस हैव टू डिवाइस वेज ऑफ अडेप्टिंग देमसेल्व्स टू द क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट विद सच अ मार्क्ड रिदमिक अकरेंस ऑफ रेन एंड ड्राउट। यानी कि जहाँ पर ऐसा मौसम है कि सर्दियों में बारिश हो रही है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हॉट है, ड्राई है ना, मतलब सर्दियों में बारिश हो रही है और गर्मियों में सूखा पड़ रहा है, तो इस तरीके का जो एक सीजनल चेंज ऑफ वेदर है या फिर सीजनल चेंज ऑफ जो क्लाइमेट है, वहाँ पर कोई भी पेड़, चाहे वो छोटा पेड़ हो या कोई मतलब कोई झाड़ियाँ वगैरह हो, कोई पेड़ हो बड़ा, या फिर कोई एवरग्रीन ट्री हो या फिर कोई डेसिडुअस ट्री हो, वो तभी वहाँ पर सरवाइव कर सकता है वो जब इस तरीके के बदलते हुए क्लाइमेट को क्या कर सके,
अडेप्ट कर सके तब, अदरवाइज अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो फिर वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। इन मैनी वेज द वेजिटेशनल रिस्पॉन्सेज टू क्लाइमेटिक डिमांड्स इन द मेडिटेरेनियन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द एडजेसेंट डेजर्ट्स एंड द सवाना फर्दर साउथ। हमने सवाना और सूडान क्लाइमेट देखा, हमने जो डेजर्ट क्लाइमेट है वहाँ पर भी देखा कि किस तरीके से जो वेजिटेशंस हैं या फिर जो यहाँ के ट्रीज वगैरह हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को। तो सिमिलरली जो अडेप्टेशंस है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। प्लांट्स जो है दे आर इन कंटिन्यूअस स्ट्रगल अगेंस्ट हीट, ड्राई एयर, एक्सेसिव इवेपोरेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स। जो प्लांट हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं किसके खिलाफ? एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ड्राई एयर है, हवा जो है वो सूखी है, एक्सेसिव इवेपोरेशन क्योंकि सन जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, अबंडेंट सनशाइन है तो उसकी वजह से जो इवेपोरेशन हो रहा है, जो वाष्पीकरण हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो ड्रॉट है, जो सूखा पड़ रहा है वो भी कैसा है? प्रोलॉन्ग्ड है, यानी कि बहुत लंबे समय तक रहता है। तो प्लांट्स जो है, जो पौधे हैं, वो इन सब के खिलाफ जो है लगातार लड़ रहे हैं। तो इसीलिए दे आर इन शॉर्ट जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक कुछ इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जो ड्राउट रेजिस्टेंट हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में बात करी थी। जो पिछला लेक्चर था हमारा, मतलब पिछला चैप्टर था डेजर्ट वाला, उसमें भी हमने बात करी थी कि वहाँ की भी जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं, वो जीरोफाइटिक है, मतलब ड्राउट रेजिस्टेंस है, कि ड्राउट को वो क्या कर सकते हैं? झेल सकते हैं। और ऐसे ही प्लांट्स अगर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर मॉइस्चर कम होगा, एनवायरमेंट डेफिशिएंट इन मॉइस्चर, यानी कि जो भी ऐसा पर्यावरण होगा जहाँ पर मॉइस्चर की कमी होगी, नमी की कमी होगी, वहाँ पर इस तरीके के जीरोफाइटिक प्लांट्स ही देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के टाइप की अगर हम बात करें तो वेरियस काइंड्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन द मेडिटेरेनियन रीजन। सबसे पहले यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन में कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दीज आर ओपन वुडलैंड्स विद एवरग्रीन ओक्स। ओपन वुडलैंड मतलब जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं, और उसमें भी कैसे पेड़ हैं? ओक के पेड़ हैं जो कि एवरग्रीन है, ऑफ विच द कॉर्क ओक्स ऑफ स्पेन एंड पोर्तुगल आर बेस्ट नोन। तो ये एक प्रजातियां है जो कि है कॉर्क ओक, स्पेन और पोर्तुगल की, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। दे आर फाउंड ओनली इन द क्लाइमेटिकली मोस्ट फेवर्ड रीजन विद अ रेनफॉल ऑफ वेल ओवर 25 इंचेस। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है या एवरग्रीन ट्रीज है, तो ये वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर बारिश होगी, थोड़ा बहुत बारिश होगी, अदरवाइज एवरग्रीन ट्रीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये वहां पर पाए जाते हैं जहां पर बारिश लगभग 25 इंच या उससे ज़्यादा है। द ट्रीज आर नॉर्मली लो, मतलब ट्रीज जो है वो थोड़ा सा छोटे होंगे, स्टंटेड होंगे, विद मैसिव ट्रंक्स, जो इनके तने हैं वो बहुत ज़्यादा मैसिव होंगे, बड़े होंगे, और डीपली फिशर्ड बार्क्स। बार्क्स मतलब जो उनकी जो ट्रंक होती है उसके बाहर की जो छाल होती है वो आपने देखी होगी पेड़ों की, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा टूटी हुई सी छाल होती है, मतलब उसमें आपको एक वो दिखता है कि ये टूट चुकी है ना, छाल में क्रैक से दिखते हैं, दैट इज नोन एज द फिशर्ड बार्क्स। जो लीव्स हैं दे आर स्मॉल लेदरी लीव्स, और वाइड स्प्रेडिंग रूट सिस्टम होगा इन द सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि जितनी ज़्यादा रूट्स इसकी वाइड होंगी, बड़ी होंगी, वो उतनी ज़्यादा डीप में जाएंगी और उतने ज़्यादा वो नीचे से वाटर को क्या कर सकती हैं? खींच के ला सकती हैं। जो कॉर्क ओक है वो स्पेशली वैल्यूड फॉर देयर थिक बार्क्स, यानी कि वो अपनी जो मोटी छाल होती है, बार्क होता है, उसके लिए उसकी वैल्यू है। यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन बॉटल कॉर्क्स, और उसमें से जो वाइन की बॉटल होती है, यानी कि जो शराब की बोतल होती है, उसके कॉर्क्स वगैरह बनाए जाते हैं, और उसको जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे जो यूकेलिप्टस का फॉरेस्ट है उसने इस एवरग्रीन ओक को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। द जर्रा एंड कर्री ट्रीज आर कॉमर्शियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो जाइंट सिकोया और रेडवुड है इज टिपिकल ऑफ द कैलिफोर्नियन ट्रीज, यानी कि जो कैलिफोर्निया में इस तरीके के वेजिटेशन है वहाँ पर सिकोया पाया जाता है, यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और जो आपका ओक है, जो एवरग्रीन ओक है, वो हमारा कहाँ पर पाया जाता है? स्पेन, पोर्तुगल या फिर मेडिटेरेनियन वाले रीजन में। तो ये हो गया एवरग्रीन ट्रीज। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज भी है। कॉनिफेरस ट्रीज बेसिकली जनरली वो होते हैं जो आपके ऊंचाई वाले इलाके, यानी कि जहाँ पर बर्फ वगैरह रहती है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठंडे इलाकों में। अब इसमें क्या है कि वेरियस काइंड्स ऑफ पाइन्स, फिर्स, सेडार, साइप्रेसेस ये है। दे हैव एवरग्रीन एंड नीडल शेप्ड लीव्स। इनके जो पत्ते होते हैं वो नीडल शेप्ड के होते हैं, काफ़ी पतले पत्ते होते हैं, और टॉल एंड स्ट्रेट ट्रंक, यानी कि इनकी जो ट्रंक होता है, जो तना होता है, वो काफ़ी लंबा होता है, टॉल होता है और सीधा होता है, मतलब वो कहीं को
टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, सीधा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। दे अपीयर मोर ऑन द कूलर हाईलैंड्स, मैंने आपको बताया कि ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं, एक तो हाईलैंड मतलब ऊंचाई वाले इलाकों पे और ठंडी जगहों पे। एंड वेयर ड्रॉट्स आर लेस सीवियर, और ऐसी जगहों पर पाए जाएंगे जहां पर ड्रॉट्स कम है, यानी कि सूखा कम है। एंड डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड देयर नंबर कंसिडरेबली, अब इनको भी जो है काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से इनकी भी जो संख्या है वो काफी कम हो रही है। इसके बाद जो तीसरे तरीके के ट्रीज यहां पर पाए जाते हैं, दैट इज बुशेस एंड श्रब्स। ये क्या है? दिस इज परहैप्स द मोस्ट प्रोडोमिनेंट पार्ट टाइप ऑफ मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, यानी कि सबसे ज्यादा जो वेजिटेशन पाई जाती है वो यही है, यानी कि बुशेस, झाड़ियां और कुछ श्रब्स। समर्स आर सो ड्राई एंड हॉट दैट इन प्लेसेस फॉरेस्ट गिव प्लेस टू शॉर्ट एवरग्रीन श्रब्स एंड बुशेस, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है ना। समर्स आर सो ड्राई एंड हॉट, कि हो क्या रहा है कि फॉरेस्ट तो ज्यादा रहेंगे नहीं और उसकी जगह पर क्या हो जाएगा कि एवरग्रीन श्रब्स और बुशेस वगैरह जो है वो आ जाएंगी। जो लो बुशेस है दे ग्रो इन स्कैटर्ड क्लम्प्स, क्लम्प्स मतलब वो एक झुंड में रहेंगी, स्कैटर्ड फैले हुए झुंड में ये ग्रो करेंगी। एंड दे आर ऑफन थॉर्नी, यानी कि इनमें कांटे वगैरह होंगे। इसकी जो कॉमन स्पीशीज है दे आर लॉरेल, मेरिटल, लेवेंडर, आर्बुटस एंड रोजमेरी, ऑफ विच अ नंबर आर स्ट्रांगली सेंटेड और परफ्यूम्ड। इसमें से काफी ज्यादा ऐसी है जो सेंटेड या परफ्यूम्ड रहती है, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है लेवेंडर और रोजमेरी। आपने देखा होगा कि कुछ परफ्यूम्स वगैरह आती हैं जो लेवेंडर फ्रेग्रेंस की या रोजमेरी फ्रेग्रेंस की होती हैं, तो वो क्या है बेसिकली, दे आर द मेडिटेरेनियन बुशेस एंड श्रब्स, वो झाड़ियां हैं। इसके बाद इन मैनी एरियाज ड्यू टू मेन्स इंटरफेरेंस इन फॉरेस्ट डिप्लीशन और टू ओवरग्रेजिंग द ओरिजिनल वुडलैंड्स जनरेट इनटू अ स्क्रब वेजिटेशन विद स्कैटर्ड स्टंटेड ट्रीज एंड टॉल बुशेस। तो हो क्या रहा है कि कुछ एरियाज में या कुछ इलाकों में ऐसा है कि आदमी का जो दखल है, जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं, या फिर कहीं पर ऐसा भी हो रहा है कि ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो पशु वगैरह हैं उनको ज्यादा ये चीजें चराई जा रही है ना। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल वुडलैंड था, मतलब जो ओरिजिनल हमारे ट्रीज का कवर वगैरह था, वो कम हो रहा है, डिजनरेट हो रहा है और स्क्रब वेजिटेशन बनता जा रहा है, जहां पर हमें स्कैटर्ड स्टंटेड ट्रीज देखने को मिलेंगे, यानी कि ट्रीज कम हो रहे हैं, फैले हुए हैं, स्टंटेड मतलब छोटे हो गए हैं, और जो झाड़ियां हैं, जो बुशेस हैं, वो बड़ी हो रही हैं। दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वुडलैंड और द ट्रू डेजर्ट स्क्रबलैंड दैट स्पेशल नेम्स हैव बीन गिवन टू देम टू डिस्टिंग्विश देयर लोकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन लैंड्स। यानी कि ये बिल्कुल अलग है, जो ऑर्डिनरी वुडलैंड हुआ करता था उससे भी ये अलग है, और जो जिस तरीके की हमने डेजर्ट में देखा है उससे भी अलग है। तो इसलिए इनको जो है अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम दिया गया है। तो इस तरीके की जो वेजिटेशन है उसको सदर्न फ्रांस, यानी कि दक्षिणी फ्रांस में बोला जाता है मैकिस, इटली में बोला जाता है मचिया, कैलिफोर्निया में चले जाए तो टर्म आएगा चैपरल, और ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा मली स्क्रब। और लाइमस्टोन अपलैंड जो है, लाइमस्टोन अपलैंड्स मतलब ऊपर का एरिया, और लाइमस्टोन मतलब जो लाइमस्टोन से बने हुए हैं, चूने से बने हुए हैं, जहां पर सॉइल बहुत ही कम है, सॉइल इज एक्सट्रीमली थिन, वहां पर क्या होगा कि जो स्क्रब है दैट डिटोरिएट्स इनटू हाईली जीरोफाइटिक ग्राउंड क्रीपर्स, और मोर एग्जैक्ट टर्म गैरिक इज यूज्ड। तो गैरिक क्या है बेसिकली, ये इस तरीके की ग्राउंड क्रीपर्स है, मतलब जमीन में तैरने वाली, आप कह सकते हैं कि जमीन के सहारे रेंगने वाली कुछ बेल है। क्रीपर्स मतलब एक तरीके से बेल कह सकते हैं। अब बेल क्या होती है, जैसे ऊपर की तरफ को उगती है, तो ये सिर्फ जमीन ही जमीन में रहेगी। ये कहां पर पाई जाएगी, जो लाइमस्टोन अपलैंड्स है वहां पर। और क्यों पाई जाएंगी, क्योंकि वहां पर जो सॉइल है वो इतनी थिन होती है या इतनी कम होती है कि जो स्क्रब है वो भी हाईली जीरोफाइटिक ग्राउंड क्रीपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी या डिटोरिएट हो जाएंगी। डिटोरिएट होने का मतलब है कि जो स्थिति पहले थी उससे ज्यादा खराब स्थिति होना, दैट इज डिटोरिएशन। तो यहां पर वही हो रहा है। अब इसके बाद अगला जो है दैट इज ग्रास। अब लिखा है कि कंडीशंस इन द मेडिटेरेनियन डू नॉट सूट ग्रास बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेन कम्स इन द कूल सीजन व्हेन ग्रोथ इज स्लो। यानी कि मेडिटेरेनियन के जो हालात है वो ग्रास को सूट नहीं करते, क्योंकि होता क्या है कि यहां पर ज्यादातर बारिश आती है कूल सीजन में, यानी कि सर्दियों में, जब ग्रोथ कम होती है। स्लो ग्रोइंग वेजिटेशन विच कैन नॉट रिप्लेनिश इट्स फॉइलेज रेडिली एंड विच इज विदाउट डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स इज लीस्ट सूटेड हियर। यानी कि ऐसी कोई भी वेजिटेशन जो अपनी फॉलिएज मतलब जो उसके पत्ते वगैरह होते हैं उनको रेडिली रिप्लेनिश नहीं कर सकता, और साथ ही साथ जिसके डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स नहीं होंगे, मतलब ऐसी रूट्स या ऐसी जड़ें नहीं है जो जमीन में बहुत अंदर तक जा सकती हैं,
वो यहाँ पर नहीं पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स होना जरूरी इसलिए है क्योंकि ड्राई रीजन रहता है, ड्राई एरिया है, तो ज़्यादातर अगर ज़मीन में डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स होंगी तो वो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए जो भी प्लांट या इस तरीके के हैं जिनमें ये फीचर्स नहीं पाए जाएंगे तो वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे आपको मेडिटेरेनियन वाले रीजन में। अगर ग्रासेस सर्वाइव भी करती हैं तो दे आर वायरी, वायरी मतलब तार की तरह आपको देखने को मिलेंगी और बंची होंगी, यानी कि वो बंच तरीके का होगा, उनका गुच्छा सा होगा। दैट दे आर नॉट सूटेबल फॉर एनिमल फार्मिंग। तो एनिमल फार्मिंग, क्योंकि पशुओं के लिए तो क्या है कि छोटे छोटे पास्चर लैंड में जैसी घास होती है वैसी होनी चाहिए, तभी वो उसको फीड कर सकते हैं। अब वैसी ग्रास नहीं है तो एनिमल फार्मिंग भी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। इसीलिए कैटल रियरिंग इज दस अनइम्पॉर्टेंट इन द मेडिटेरेनियन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैटल रियरिंग यानी कि पशुपालन जो है वो मेडिटेरेनियन में इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको पशुपालन देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। द ग्रास विच इज रिप्लेस्ड बाय सर्टेन ड्राउट रेजिस्टेंट वैराइटीज ऑफ श्रब्स एंड फ्लावरिंग हर्ब्स कैन हाउएवर सपोर्ट शिप्स और गुड्स। यानी कि कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है कि जो घास है उसको कुछ ड्राउट रेजिस्टेंट वैराइटीज ऑफ श्रब्स एंड फ्लावरिंग हर्ब्स ने रिप्लेस किया है। तो वो क्या कर सकता है कि थोड़ा बहुत शीप्स को, यानी कि जो भेड़ है, जो बकरियां हैं, उनको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रास नहीं है, इसलिए केटल रियरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद इवन दिस फॉर्म ऑफ ग्रेजिंग हैज़ डन मोर हार्म देन गुड फॉर इट्स प्रमोटेड सॉइल इरोजन एंड एम्पावरिश्ड द हिल स्लोप्स ऑफ द मेडिटेरेनियन। लेकिन इस तरीके की भी जो ग्रेजिंग है उसने फायदे कम पहुंचाए हैं और नुकसान ज़्यादा दिया है। कैसे? क्योंकि उसकी वजह से क्या है कि जो थोड़ा बहुत ग्रास वगैरह थी उसको ये लोग, ये शीप गोट वगैरह खा ले रहे हैं, तो उससे क्या है कि सॉइल इरोजन हो रहा है, और सॉइल इरोजन होगा तो क्या है कि जब बारिश आएगी तो सारा का सारा जो मिट्टी का, सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो निकल जाएगा। दैट इज नोन एज द इम्पावरिशमेंट ऑफ द स्लोप या इम्पावरिशमेंट ऑफ द सॉइल। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। और एनिमल फैट्स जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एनिमल जब फार्मिंग ही नहीं हो रही है तो एनिमल का फैट कहाँ से आएगा, और एनिमल फैट नहीं आएगा तो इसीलिए जो यहाँ का चीफ कुकिंग ऑयल है वो ऑलिव्स है। ऑलिव्स के बारे में हमने थोड़ा सा पिछले पार्ट में देखा था कि जिस समय ऑलिव्स अगर है या वाइन्स अगर हैं, वाइन्स मतलब बेल वगैरह है, ब्लॉसम कर रही है, उस समय अगर सिरोको नाम की जो विंड है, जो हॉट ड्राई विंड है, अगर वो उस समय ब्लो करती है तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो अब भी हमें समझ में आ रहा है कि ऑलिव्स को का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलिव्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कुकिंग ऑयल का जो सोर्स है वो यहाँ पर यही है। यहाँ पर ऑलिव ऑयल ही ज़्यादा यूज़ होगा, यहाँ पर और किसी तरीके का कोई एनिमल फैट वगैरह नहीं है, तो इसलिए और तरीके का कुकिंग ऑयल यहाँ पर नहीं मिल सकता। और इसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दे आर नेट इम्पोर्ट आइटम्स। अब डेयरी प्रोडक्ट भी कब आएंगे? डेयरी प्रोडक्ट मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जो दूध से बनने वाली चीज़ें हैं, दूध, दही, पनीर, घी, ये सब चीज़ें कब होंगी? जब आपके पास एनिमल्स होंगे। अब जब कैटल रियरिंग हो ही नहीं रही है तो एनिमल्स नहीं है, एनिमल्स नहीं है तो मिल्क नहीं होगा, मिल्क नहीं होगा तो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर क्या है, दे आर द आइटम ऑफ नेट इम्पोर्ट। मतलब ज़्यादातर क्या करते हैं वो लोग, इम्पोर्ट ही करते हैं। इनके पास खुद के लिए भी, खुद के कंजम्पशन के लिए भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है। तो आई होप कि ये पार्ट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने बात करी है कि किस प्रकार की वेजिटेशन आपको मेडिटेरेनियन वाले रीजन में देखने को मिलेगी। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कि मेडिटेरेनियन रीजन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आर्थिक विकास है, उसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ का कैसा है। सारे डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका आपको जो है टेलीग्राम में सर्च करके आप इसको मिल जाएगा आपको। ये फुल कोर्स में आप एनरोल करे हुए हैं तभी आप ये लेक्चर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स आपको पता है यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे फुल कोर्स में अवेलेबल है। अगर आपको कोर्स को एक्सेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है, कोर्स को यूज़ करने में कोई भी इशू अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी आप हम तक अपनी बात, जो भी है, फीडबैक्स है, सजेशंस है, वो पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।